सूचना। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी विचार वक्ता के हैं। क्लास ऑफ पॉलिटिक्स का इन विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। विचारों से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए क्लास ऑफ पॉलिटिक्स जिम्मेदार नहीं होगा। इंटरव्यू में किसी भी तरह की कोई भी काटछाट इस हिसाब से नहीं की गई है कि जिससे वक्ता के विचारों को किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाए। इंटरव्यू के किसी भी भाग का व्यावसायिक रूप से बिना अनुमति के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। किसी भी तरह के विवाद का न्यायिक क्षेत्र रामनगर होगा। नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल। क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। हॉट टॉक विद पीयूष एक बार फिर से आपके बीच हाजिर है। इस बार हॉट टॉक विद पीयूष में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता, 2 बार सल्ट विधानसभा से विधायक रहे और पूर्व में मुख्यमंत्री के मुख्य औद्योगिक सलाहकार रहे रंजीत रावत से। तो देखिए क्लास ऑफ पॉलिटिक्स का रंजीत रावत के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। स्वागत है रंजीत जी आपका क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में। जी नमस्कार सर, शुरुआत में क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं तो पहला सवाल मैं लोकसभा चुनाव से ही जुड़ता हुआ आपसे पूछना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव 2019 में 2014 के मुकाबले आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? क्योंकि पिछली दफ़ा 2014 में कांग्रेस 5 सीटें यहाँ से हारी हैं, तो क्या इस बार देखते हैं कि 2-3 सीटें में कांग्रेस फाइट कर रही है? देखिए पीयूष जी, अगर आप राजनीतिक परिदृश्य पे या मैं कहूँ इन टोटल आप नज़र डालेंगे तो 2014 और 2019 में बहुत फ़र्क है। 2014 में एक सपनों के सौदागर के रूप में मोदी आए और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। उनके पिटारे में इतना था कि वो बोलते गए। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में एक करैक्टर है गपोड़ शंख। एक शंख होता है जिससे हम पूजा करते हैं। एक कहावत है कि एक मुनि ने किसी उपासक को एक शंख दिया और उससे कहा ये शंख तुझे रोज़ एक असरफी देगा। तो वो रोज़ उस शंख की उपासना करता था, उसको एक असरफी मिलती थी। उसके पड़ोस वाले ने देखा यार इसको एक असरफी रोज़ मिल रही है, तो वो भी उस ऋषि की उपासना में गया। उसने कहा साहब मुझे ऐसा शंख दिए जो अनंत दे, जो मैं मांगूँ वो दे। उन्होंने कहा यार मेरे पास एक घपोड़ शंख है, वो ले जाता हूँ। तो वो घपोड़ शंख को ले आए। वो कहते थे मुझे 1 असरफी दो, वो कहते मुझे 2 असरफी दे रहा हूँ। वो कहते 4 दो, कहते मुझे 8 दूंगा। वो कहता 8 दो, कहता 16 दूंगा। लेकिन देता वो एक भी नहीं था। वो जब एक दिन परेशान हो गए, उन्होंने कहा आपने मुझे करोड़ों दे दिया लेकिन मेरे खाते में कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं। बोला मैं घपोड़ संघ हूँ, मैं संघ नहीं हूँ। वो संघ तो 1 असरफी देता था, मैं घपोड़ संघ हूँ। मैं डबल कर देता हूँ, चौगुना कर देता हूँ, 10 गुना कर देता हूँ, लेकिन देता नहीं हूँ। तो उसी तरह उस घपोड़ संघ का करैक्टर दोबारा आया। वो तो मैथोलॉजी का करैक्टर था, ये जो है वास्तविक में आया, जिनका नाम नरेंद्र मोदी था। उन्होंने लोगों से कहा मैं विदेश से काला धन लाऊंगा, मैं हर खाते में जो है 15 लाख रुपए डालूंगा, मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दूंगा, मैं शॉर्ट स्मार्ट सिटी बनाऊंगा इस देश में, मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, मैं डॉलर को के मुकाबले रुपये को मजबूत कर दूंगा, डीजल पेट्रोल की कीमतें गिरा दूंगा, किसानों की इनकम को जो है दुगनी कर दूंगा, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूंगा, चाहे चीन जो है थर थर काँपेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि जो आज तक अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नहीं कर पाए, जर्मनी नहीं कर पाए, उनसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दूंगा। तो लोगों को लगा कि जो हमें नहीं मिल पाया आज तक दूसरी सरकारों से, वो हमें मोदी देंगे और मोदी को लोगों ने चुना। लेकिन आज उन मोदी के हिस्से में 2019 के चुनाव में सिर्फ वादे ही वादे हैं। आज भी उन्होंने भी वाराणसी में एक कॉरिडोर का शिलान्यास किया है, उद्घाटन नहीं किया उन्होंने। उनके हिस्से में जो भी उद्घाटन आए हैं वो यूपीए सरकार के किए गए कामों के उद्घाटन आए हैं। अपना उनके पास आज उपलब्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, नाकामी उनके पास दुनिया भर की हैं, चाहे जीएसटी का गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो या आपका नोटबंदी से पूरी दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी जो देश समझा जा रहा था उसकी इकोनॉमी को आज धकेल दिया गया है पीछे। आज भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान नंबर 1 पे आ गया है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आ गया है। स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आ गया। तो उनके पास आज नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। तो इसलिए परिदृश्य बदला हुआ है और रिजल्ट भी बदलेगा। जो 5-0 हुआ था होगा अभी भी 5-0, लेकिन 0 जो है उनके हिस्से में आएगा, 5 हमारे हिस्से में आएगा। अभी जो हाल ही में एयर स्ट्राइक हुई है, जो हमने पाकिस्तान के ऊपर पुलवामा के बाद हमला किया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समीकरण फिर से वैसे ही होंगे जैसे 2014 मैंने कहा ना, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सपनों का जादूगर। तो ये वही लोग हैं और साजिश करने वाले लोग हैं। इन्होंने गुजरात में गोधरा कराया तो उन्माद दिखा करके, चढ़ा करके वहाँ का ये सरकार जीत गई। इसको ये राष्ट्र में लागू करना चाह रहे हैं। उसीलिए पुलवामा, आज हमें उस पर नज़र डालनी होगी पुलवामा हुआ कैसे। भाई वो टोटली सिक्योरिटी लैप्स था।
देश का चौकीदार सो रहा था, जो कहता मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार हूँ, नीरव मोदी भाग जाता है 11,000 करोड़ रुपये लेके, 9,000 करोड़ रुपये लेकर के विजय माल्या भाग जाता है, मेहुल चौकसी भाग जाता है, आपका ललित मोदी भाग जाता है, और जो कह रहा था मैं दुनिया से काले धन को वापस लाऊंगा, उसने देश का सारा सफ़ेद धन विदेश भेज दिया, सोता रहता है। वही पुलवामा में हुआ। पुलवामा की घटना को आपको समझना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले साल 2 नौजवान कश्मीरी एक कार से 2 गेटों को तोड़ते हुए आगे बढ़े। जिस जगह पे पुलवामा घटना हुई है वहाँ 3 बैरियर थे आर्मी के, उनने 2 बैरियर तोड़ दिए कि आप हमें नहीं रोक सकते, चेक नहीं कर सकते। आर्मी वालों ने आगे बैरियर में खबर दी तो तीसरे बैरियर पे खड़े जवानों ने उन लोगों को गोली मार दी। उनका काम है, उनने गोली मार दी। और ये जो कहते हैं राष्ट्रवाद की बात, इन्होंने वहाँ पे ऐसा राष्ट्रवाद दिखाया कि आर्मी के ब्रिगेडियर को जा कर के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी और वादा करना पड़ा कि हम इन चेक पोस्टों को हटा देंगे। वो चेक पोस्ट हटाए गए। अगर वो चेक पोस्ट होते तो वो गाड़ी जो 300 किलो RDS लेकर के गई वो वहाँ तक नहीं पहुँच जाती, हमारे जवान शहीद नहीं होते। दूसरा, वो जवान उनकी यूनिट जिसको आना था वो हवाई उससे मांग रहे थे, मौसम ख़राब था, बंद भी था, तो उनने हवाई सेवा मांगी थी। जो अतिवादी लोग हैं, भारत के संविधान से इत्तेफाक नहीं रखते, उनको तो जहाज़ अवेलेबल कराए गए, लेकिन जो हमारे जवान थे उनको जहाज़ अवेलेबल नहीं कराए। दूसरा ये था। और तीसरा, आपको ये तो पता रहता है RSS को भी और ये नरेंद्र मोदी सरकार को भी कि किसके फ्रिज में जो है 1 किलो गौमांस रखा हुआ है घर में, वो तो तुम्हारे उपग्रह और सैटेलाइट पकड़ लेता है। 300 किलो RDX एक गाड़ी में जा रहा है, और वो भी ऐसी जहाँ जो अति सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, अति जहाँ सुरक्षा के कई स्तर की सुरक्षाएं हैं JNK के जिस जगह पे ये घटना हुई है, वहाँ 300 किलो RDX लेकर के कोई गाड़ी बिना सरकार की साजिश के कैसे जा सकती है? मेरा तो सीधा सीधा आरोप है पुलवामा कराया गया है उन्माद करने के लिए। और उसके बाद आपने कहा साहब हमने बालाटाल में बम गिरा दिए और 350 लोग मारे गए, लेकिन जो दुनिया की विश्वसनीय एजेंसियाँ हैं, आप यहाँ पे आए हैं एक इंटरव्यू लेने, आप दिखाएंगे, लोग यही तो देखेंगे कि ये इन्होंने कुछ दिखाया है तो सच होगा। तो दुनिया में जो नाम कमा चुकी और विश्वसनीय एजेंसियां हैं, BBC है, आपका CNN है, अल जजीरा है, और उसके अलावा आपका द गार्जियन है, अमेरिकन का दूसरे अखबार हैं जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उन सब ने दिखाया 3 दिन बाद कि वहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। बम गिराए गए हैं, पेड़ टूटे हैं, कुछ कौवे हुए मरे हैं, 1 आदमी घायल हुआ है कोई। और आपके एक मंत्री केंद्र के अहलूवालिया जी आके प्रेस में कहते हैं हमने कब कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कब कहा हमने 300 मारे। कोई कहता हम मारते हैं, हम गिनते नहीं हैं। अरे हमारे 42 जवान मरे, उसके बाद और मर गए भी तो 70 के करीब पहुंच गए। तब से दुनिया ने देखा, उनकी बॉडियां आई, घरों में क्रिमिनेशन हुआ, पूरे संसार में मीडिया ने देखा। वहाँ 350 लोग मर गए, किसी ने नहीं देखा। ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े बड़े एजिटेशन होते हैं, सरकार को झुका देते हैं, वो 350 लोगों के मरने पे उन्होंने किसी को पता नहीं चला। तो ये तो निरा झूठ लोगों के आगे परस रहे हैं। ये काट की हड्डियाँ थी, ये एक बार चढ़ गई है, काट की हड्डियाँ दोबारा नहीं चढ़ती है। इस बार ये चढ़ने वाली नहीं, इनकी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। एक सवाल सर, थोड़ा सा व्यक्तिगत, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब फैमिली से आप पॉलिटिकली नहीं रहे हैं, तो राजनीति में आने का सफ़र कैसे हुआ? मतलब आप राजनीति में कैसे आए? मैं अगर पूछूं आपसे कि आपका मीडिया का बैकग्राउंड नहीं है तो आपका क्या जवाब होगा? इस देश में पॉलिटिक्स में जितने आए हैं, अगर 2-4 परिवारों को छोड़ दें हम, तो बाकी गांधी जी भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू जी का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो ये तो हमारी अपनी एक इच्छा होती है, हमारे अंदर का अपना एक मादा होता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं। हम जब दुनियादारी समझने लगते हैं, बाल्यावस्था से युवावस्था में आते हैं और दुनियादारी को समझते हैं, अब पहले तो हमें अपनी ज़रूरत की होती है, फिर हमें लगता है कि अपने साथ साथ हम समाज को भी कुछ दे सकते हैं। तो कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में आता है, कोई जो है इंजीनियरिंग में जाता है, टेक्नोक्रेट बन जाता है, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता है। ये तो और कुछ समय होते हैं, हालात होते हैं। तो ये तो किन साधारण हालात थे कि आप मैं बहुत साधारण परिस्थितियों में पला बड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर और मेरे दादाजी बहुत साधारण परिवार से थे। तो जो क्षेत्र की जो जटिल भौगोलिक परिस्थिति थी, उसमें एक विचार आया कि
राजनीति में आया जाए और इस सेट की जटिलता को थोड़ा कम किया जाए। एक राजनीतिक गलियारों में कहूँ या बाजार में कहूँ एक चर्चा होती है कि आप पहले सेना में भी थे। हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं सेना में था। मैं करीब 4 साल रहा, उसके बाद मैं सेना छोड़ के आया हूँ। सेना से आप राजनीति में आए हैं? फिर मैंने घर में आके और काम भी किए हैं, खेती का काम किया है सारी, वो आज भी कर रहा हूँ। मैं आज भी बकरी पाल रहा हूँ, भैंस पाल रहा हूँ, मुर्गी पाल रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, फूलों की खेती कर रहा हूँ। और मैंने खेती बचपन से ही की है। और उसके साथ साथ मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना 89 में, और 92 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश का सदस्य बना, PCC मेंबर, और तब से मैं लगातार राजनीति में हूँ। 2 बार आप सल्ट के विधायक रहे हैं जी। और उस दौरान आपने सल्ट में क्या काम किया? देखिए, उत्तराखंड की पहली तहसील मैंने सल्ट में खुलवाई। सल्ट के लोगों को तहसील के काम के लिए भिकासन जाना पड़ा था, तो वो तहसील मैंने सल्ट में खुलवाई। तत्कालीन सल्ट विधानसभा में मैंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खुलवाया, और उस विधानसभा में मैंने 2 नए पॉलिटेक्निक खुलवाए। एक पॉलिटेक्निक पहले था, 2 नए पॉलिटेक्निक खुलवाए। वहाँ मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति करवाई। वहाँ पर मैंने 2 नए डिग्री कॉलेज खुलवाए। वहाँ पर मैंने जहाँ टोटल 29 इतिहास के आज़ादी के 52 सालों में मतलब 29 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किए थे, उनको मैंने 39 किया, और सैकड़ों जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी खुलवाए। शिक्षा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। अगर आप उन 2 सालों की विधायक निधि को देखोगे तो मैंने उन विधायक निधि से उस समय स्कूलों के भवनों का नवीनीकरण हो, स्कूलों में फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, जनरेटर हो, सब जगह पहुंचाए। आज उसी विधानसभा में मैं अभी मीडिया से ही पढ़ने को मिला कि अभी 12वीं के छात्र जो हैं चटाई के लिए लड़ रहे हैं, चटाई भी नहीं है उनके पास। कोयला इंटर कॉलेज का भी वाक़या आया था। तो मैंने उस क्षेत्र में एक किताब मैंने बनाई थी, विकास के 52 साल बनाम 5 साल, और मैं पहले टर्म में ही करीब 400 करोड़ रुपए की योजनाएं मैंने उस क्षेत्र के लिए कराई थी। जब मैं विधायक बना था तो मेरे साथ के विधायक मुझे कहते थे कि रंजीत रावत तुम बड़े अभागे हो। मैं उनसे पूछता था भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कहते थे तुम्हारे यहाँ धूल ही धूल है। मेरे यहाँ एकमात्र रोड जो डामर थी वो एक जिस रोड से आप अभी आए होंगे मोहन से भतरौन शान तक मेरे उसमें पड़ती थी, ये डामर थी, और एक मौलेखाल तक मरचुला वाली थी, बाकी सारी रोडें कच्ची थी। तो मैंने पहले टर्म में ही 350 किलोमीटर रोडों को डामर ही नहीं कराया, बल्कि उनमें हॉटमिक्स का काम तक शुरू करवाया, और सैकड़ों नई रोडें बनवाई। आज सल्ट में को अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम खुदा हुआ जैसा दिखता है, अगर देखोगे तो वो सारी सड़कें, कई में अभी भी काम नहीं लग पाया जो स्वीकृत कराई सड़कें हैं। जब आपने 2 टेन्योर्स में इतना काम किया है जितना आप बता रहे हैं, तो 2012 में सल्ट से हार की क्या वजह रही? देखिए, हार की कोई वजह नहीं होती, हार की परिस्थितियां होती हैं, वजह से नहीं आते। हिंदुस्तान का वोटर, आज भी मैं इस बात को मानने वाला हूँ, शायद आप भी इत्तेफाक रखें, हिंदुस्तान का वोटर यहाँ से वोट नहीं दे रहा आज भी, वो यहाँ से वोट देता है, वो दिल से सोच के देता है। कोई जैसे पिछले बार मैंने कहा ना, मोदी जी ने कहा दिया मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, तो लोगों ने सबने उनको वोट दे दिया। बल्कि कांग्रेस के परिवार के भी जो टीनेजर थे, 18 से 30 साल के वोटर थे, उनने भी दे दिया। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि हमने भी दिया। तो लोगों को लगा कि रंजीत रावत 400-500 करोड़ के ही काम यहाँ करा पाए, दूसरे जो आ रहे हैं उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, ज़्यादा कराएंगे, तो वो हार का कारण बना। तो सर 2017 विधानसभा में आप सल्ट से रामनगर क्यों आए, क्यों उस दौरान? देखिए, वो निर्णय मेरा अपना अकेला निर्णय नहीं था, वो एक राजनीतिक निर्णय था, पार्टी का निर्णय था। ये था कि सल्ट में हमने काफ़ी काम कराए थे, सल्ट का माहौल बहुत अच्छा था, और आप अब राजनीतिक जो परिणाम निकले हैं 17 के उसको देखेंगे तो हम सल्ट की सीट को बहुत कम अंतर से हारे हैं, बिल्कुल नए कैंडिडेट को देने के बाद। हमें ये था कि सल्ट की सीट में हम किसी को भी जिता ले जाएंगे, और रामनगर सीट में गैप था। वहाँ हमारे जो तत्कालीन विधायक थी और मंत्री भी थी, वो पार्टी छोड़ चुकी थी, तो हमने कहा एक सीट हमारी बढ़ेगी, रामनगर को भी हम जीतेंगे। मतलब आपको लग नहीं रहा था कि रामनगर में कोई बड़ा चेहरा है, इस वजह से आप रामनगर आए? नहीं, चेहरा बड़ा सल्ट में भी नहीं था, क्योंकि उनकी वो एक्सपोज हो चुके थे एक बार में। उनके रिजल्ट आज भी आप अगर किसी आम आदमी से पूछेंगे तो आपको वहाँ की स्थिति का पता चल जाएगा। इसलिए हमने सोचा यहाँ हम किसी को भी जिता ले जाएंगे, और रामनगर में हमारी एक सीट बढ़ेगी। सरकार दोबारा बनाने की स्ट्रेटजी थी, और राजनीतिक निर्णय
हमेशा सही हों, स्ट्रिक हों, ऐसा नहीं होता। हमको एस्ट्रोलॉजर नहीं है, भविष्यवेता नहीं है। हम कर्मयोगी लोग हैं, कर्म करते हैं, कभी ठीक भी होता है नतीजा, कभी नहीं भी होता, लेकिन उससे हमारे उत्साह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये सियासी गलियारों में जो चर्चा थी उनमें ये कहा जाता है कि आपको सल्ट के मुकाबले रामनगर ज़्यादा सेफ लग रहा है। ये तो देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं लड़ने वाला कौन हूँ? मैंने ये 17 में भी कहा था। 17 में मुझे रामनगर में मीडिया वालों ने कई बार पूछा आप क्या करेंगे। मैंने कहा जो पार्टी निर्णय लेगी वो करेंगे। मुझे इस चुनाव में भी अभी जो पार्लियामेंट हो रहा है, हमारे एक दो बड़े पदाधिकारी ने कहा था आप चुनाव लड़िए पार्लियामेंट का। मैंने कहा भाई मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, पार्टी कोई आदेश देगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मतलब आप अपनी तरफ से दावेदारी नहीं करने जा रहे? मैं वही कह रहा हूँ कि रामनगर में कौन लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी। जब हम पार्टी सिस्टम में होते हैं तो हम कुछ नहीं होते। मतलब आप रामनगर से लड़ेंगे? लेकिन अगर मुझसे चॉइस पूछी जाएगी तो मैं रामनगर की चॉइस बेहतर। आप सल्ट के मुकाबले रामनगर? मैं रामनगर ही चॉइस। 2017 का जब आपने आकलन किया होगा नतीजों का, तो उसके बाद हार क्यों रामनगर में आपको लगता है कि हारे आप? देखिए, अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो हम रामनगर में हारे नहीं हैं। टेक्निकली ठीक है, एक विधायक जीत गए, एक कैंडिडेट एक हार गए, लेकिन आप देखेंगे तो हमारा वहाँ वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, वोट भी बढ़ा है, घटा नहीं है। अमृता रावत जी को 23,000 वोट मिला था पिछले चुनाव, मुझे करीब 28,000 मिला है, तो वो नहीं है। लेकिन जो वोटों का फैलाव था, अगर आप 2012 के चुनाव को देखेंगे तो वहाँ वोट बटा था, बीएसपी में, सपा में, निर्दलियों में। इस बार वो वोट जो है बटने की बजाय एक जगह कंसोलिडेट हो गया। अब वो हुआ या ईवीएम ने कराया, अगर आप पैटर्न अगर जांचेंगे तो उसमें भी है कि एक जैसा है कि कांग्रेस का वोट घटा नहीं है, बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बाकी सबका घट गया। जो सपा थी, बसपा थी और निर्दलीय प्लेयर थे, उन सबका घट गया। तो ये पैटर्न रहा है। ये तो क्या उसके लिए हार की क्या वजह मानते हैं? मतलब आप? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह से काम किया, लोगों ने भी। क्या भीतरघात को भी आप एक वजह मानते हैं? कि भीतरघात इतनी बड़ी वजह नहीं होती। किसी भी व्यक्ति में मैं नहीं मानता राजनीति में इतनी क्षमता हो कि वो किसी को चुनाव हरा दे। जिसमें इतनी क्षमता होगी तो फिर वो खुद क्यों नहीं जीत जाएगा, खुद लड़ लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई 10, 20, 50 वोटों को कम करा देगा तो उससे उतने में चुनाव का नतीजा बना बिगड़ा नहीं है। और 2-4 लोग ऐसा करेंगे तो मुश्किल से 200-400 वोटों पर प्रभाव डाल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। मैं जब अपने लिए वोट मांगता हूँ, मैं राजनीति में इस चीज़ का मांगने वाला, मैं जब अपने लिए वोट मांगने जाऊँगा तो मैं ज़्यादा मांग पाऊँगा। लेकिन जब मैं कहूँगा ये पीयूष को वोट मत देना, तो लोग मेरी बात वहाँ सुनेंगे नहीं। वहाँ बहुत कम लोग होंगे जो बिल्कुल अंधभक्त टाइप जिन्हें आप कह सकते हैं, या बहुत डिवोटी हों, बहुत ज़्यादा समर्पण वाले हों। वही 2 कैटेगरी हैं जो वैसे में आपका वो करेंगे, नहीं तो ऐसा होता नहीं। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि आप सल्ट से अपने बेटे विक्रम रावत को तैयार कर रहे हैं, और क्या उनकी संभावना है कि वो 2022 विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये आज के दिन में तथ्य है कि विक्रम रावत पॉलिटिक्स में हैं, और अभी उन्होंने इस साल यूथ कांग्रेस का चुनाव जीता है और बड़े विपरीत परिस्थितियों में जीता है, जिसमें कि प्रदेश में जो बड़े खेमे हैं राजनीति के, वो दोनों उनके विरोध में थे। बल्कि मेरा खेमा तक, जिसमें मैंने हमेशा राजनीति की, मेरे साथी हैं, वो भी पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि लेकिन फिर भी वो उन्होंने चुनाव जीता है। वो पार्टी उनका क्या उपयोग करेगी, ये पार्टी का डिसीजन। एज ए फादर अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं चाहूँगा मेरा बेटा वहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं लड़े। अगर जैसे 2017 की तर्ज पर एक परिवार एक टिकट की नीति आती है और दोनों से पूछा जाता है कि टिकट कौन चुनाव लड़ेगा, तो मैंने कहा ना, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी देखेगी, जिसको बेहतर समझेगी उसको। हम तो पार्टी के निर्णय के साथ बंधे हैं। नहीं, पार्टी ने अगर चॉइस दे दी कि आप लड़िए या आप लड़िए, दोनों में से एक लड़ेगा, नहीं, अगर पार्टी हमको चॉइस देगी तो मैं आज के दिन आपको क्या बताऊं उसमें? वो तो उस दिन बताएंगे ना, पार्टी को बताएंगे। और फिर जो बात पार्टी पूछेगी वो आपको कैसे बताई जाएगी, बताइए? वो तो उस दिन में भी नहीं बताऊंगा मुझसे पार्टी ने पूछा क्या और मैंने पार्टी को बताया क्या। सर, हाल ही में आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था रामनगर में, पीएनसी को खनन का गेट दिए जाने का जो विरोध किया था, तो मैं उस विरोध की मूल वजह जानना चाहता हूं, और वो विरोध क्या नतीजे तक पहुंच पाया था? नहीं, वो तो आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप रामनगर में रहते हैं। वो विरोध नतीजे तक पहुंचा। अभी तक उस पीएनसी को जो है गेट नहीं दिया गया है, और जो दिया भी गया है तो आंशिक दिया गया। हमारा ये नहीं था, हमारे विरोध को लोगों तक हम या तो पहुंचा नहीं पाए। हमने बड़ा विरोध किया था। हमारा विरोध ये नहीं था कि पीएनसी को गेट ना दिया जाए,
हमारा विरोध ये था कि पीएनसी को 9 लाख घन मीटर की स्वीकृति क्यों। अगर आप कोसी का डाटा छानेंगे पिछले सालों का, तो कोसी में कभी भी 4.5-5 लाख घन मीटर से ज़्यादा का खनन नहीं हुआ है। उस सीमा तक आने तक भारत सरकार उस पर रोक लगा देती है कि अब इससे ज़्यादा खनन इसमें नहीं किया जा सकता। अब जहाँ 4.5-5 लाख घन मीटर में इतने सारे मजदूर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, पट्टे वाले हैं, क्रशर हैं, जो निजी उद्योगपति वगैरह लोग हैं, सारे हैं, उनका रोजगार है, उसको छीन के आप 9 लाख घन मीटर एक बड़े उसको दे देंगे, प्लेयर को दे देंगे, जो 1000-2000 गाड़ी एक दिन में डाल देगा, तो वो तो 10 दिन में लूट ले जाएगा, कोसी का सारा माल ले जाएगा, सारी कैपेसिटी का दोहन कर लेगा। तो जो हमारे छोटे प्लेयर हैं, या जिसने एक डंपर ले रखा है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखी है, उसके पास कहाँ से रोजगार मिलेगा। हमारा विरोध ये था। हमने भी गेट दिया, ऐसा नहीं कि हमने अपने टाइम पे गेट नहीं दिए, हमने भी गल्फार को गेट दिया था, लेकिन 1 लाख घन मीटर की अनुमति दी थी, लेकिन इन्होंने 9 लाख घन मीटर की अनुमति दे दी। मतलब यहाँ पर 9 लाख देना ये वजह था विरोध का। वो गलत, गल्फार को 1 लाख दिया वो ठीक था, और ये 9 लाख ये इनको भी 1 या 2 भी देते, हम विरोध नहीं करते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का बन रहा है, हमारे प्रदेश का बन रहा है, उसके लिए रोडी गिट्टी रहता चाहिए तो जाएगा वहीं से। लेकिन आप एक ही प्लेयर को, बड़े प्लेयर को, आज हो ही रहा। आपने लाल किला किराए पे दे दिया, कभी आप नारे लगाते थे 96-98 के चुनाव में, उन्माद फैलाते थे लाल किला पे कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज आपने वो लाल किले को किराए पे दे दिया। आपने जो है 32 रेलवे स्टेशन किराए पे दे दिए, जो आप एफडीआई का विरोध करते थे, रिटेल में आपने डिफेंस में तक एफडीआई डाल दी। तो ये तो चरित्र और उसका वो मतलब दोगलापन है निरा। रामनगर में से किस शख्स को आप अपने लिए चुनौती मानते हैं 2022 के लिए? कुछ नाम मैं गिनाना चाहूँगा। क्या वो संजय नेगी हैं, क्या वो पुष्कर दुर्गापाल हैं, या वो हेमभट्ट हैं? देखिए, ये तो जो नाम आप ले रहे हो तो हमारे पार्टी के लोग हैं। हाँ। और ये मैं अपने पार्टी में कभी किसी को चुनौती नहीं मानता। मेरे लिए चुनौती जो जिस विचारधारा से हम संबंध नहीं रखते, जो हमारी विरोधी विचारधाराएँ हैं कांग्रेस से, तर हम उनको चुनौती मानते हैं। ये हमारे सहयोगी हैं, इनसे कोई चुनौती मैं नहीं मानता। संभव हो सकता है कि 2022 के चुनाव में यही लोग आपको अड़चने डालें? देखिए, टिकट मिलने के अड़चने देखो, ये पावर गेम है। पॉलिटिक्स में इसको पावर गेम भी कहा जाता है। तो कोई आपको थाली सजा के नहीं देगा कि लो पियो जी ये लड्डू आप खा लो। आपको उस लड्डू के लिए बेसन हो या क्या कहते हैं चीनी हो या घी हो, लकड़ी हो, कढ़ाई हो, खुद इंतजाम करना पड़ेगा, पका पकोगे तब आप खा पाओगे या किसी और को भी खिला पाओगे। तो राजनीति भी उसी तरह से है। इसमें बहुत सारे श्रम की, सहयोग की, उन सब की आवश्यकता होती है। मैं चाहूँगा कि हमारे सारे लोग सहयोग करें। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ अपने पार्टी मीटिंगों में कि पहले हमें खेत को कब्जाना चाहिए, फिर उसमें हमारा हिस्सा कितना कम जाता वो बात की बात है। तो अभी तो खेत कब्जाने की लड़ाई है, और मैं नहीं मानता कि ये लोग कोई चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि ये हमारे सहयोगी लोग हैं सारे। जैसा आप कह रहे थे भी लाल किला बेचने की, मतलब वो भी दे दिया है किराए पे, वैसे ही हालात एकमात्र कंपनी जो यहाँ पर IMPCL है और जो प्रॉफिट में है उसे सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। तो आप मैंने कहा ना, इस देश में एक जादूगर आया था जिसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, आज हर चीज़ को बेच रहा। तो IMPCL का भी हम हर संभव विरोध करेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तिवारी जी ने उस यूनिट को यहाँ पे लगाया था जब वो भारत सरकार में उद्योग मंत्री थे, तो उसको हम विरोध करेंगे। और लोकल लोगों को रोजगार दे रही है, प्रॉफिट में है, और एक विधा जो समाप्त होने की कगार पे है एलोपैथी के सामने, आयुर्वेद और यूनानी, उसको जो है वो जीवित रखे हुए, और बड़ी पेटेंट दवाइयाँ उसकी, बहुत कारगर दवाइयाँ हैं। उस विधा को भी जीवित रखना है और हमारे लोगों के रोजगार को भी बचाना है। तो ये हम नहीं होने देंगे। एक सर चर्चा है सियासत में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके आसपास क्या चर्चाएं चल रही हैं, आपको मालूम भी होगा। जब 2017 विधानसभा चुनाव हुए तो उससे पहले आपके और हरीश रावत की करीबी देखने लायक थी, हर कोई आपकी दोस्ती की तारीफ करता था। और 2017 के बाद हम देखते हैं कि वो दोस्ती में कुछ खटास सी पैदा हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप अब उनके अपोजिट खेमे में शामिल हो गए। देखिए, अगर मैं किसी खेमे में होता तो मेरे बेटे के चुनाव का हर खेमा विरोध नहीं कर रहा होता। इससे बड़ा उदाहरण और प्रूफ आपको मिल नहीं सकता। मैं किसी नए खेमे में नहीं हूँ और ना ऐसा है। हाँ, मैं भी अब 60 साल का हो गया हूँ, 60वां साल मुझे लग गया है। तो जो
उपयोगिता मेरी पहले थी, हो सकता हो आज ना हो। और जहाँ तक बात है, रावत जी हमारे आइडियल नेता रहे और हमने जीवन के बेहतरीन 35 साल उनके साथ लगाए, तो उनके विरोध करने का, विरोध में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और आप मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार भी थे, तो आप पर खूब इस तरह के आरोप खूब लगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री के बजाय आपके अधीन रहता था, मतलब जो सारे फैसले लेने का हक होता था देखिए, वो आपके ऊपर केंद्रित रहता था। मेरे पे अगर कोई ताकत थी तो मेरी अपनी ताकत तो थी नहीं। मैंने वो किया जो मुझे मुख्यमंत्री जी ने सौंपा काम, और जो काम वो सौंपते थे उसको मैं पूरे मनसा वाचा कर्मणा से पूरा करता था। और उसमें अगर लोगों को कहीं लगा हो कुछ, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। मतलब ये भी कहा जाता है ना कि 2017 चुनाव से पहले जो बगावत हुई, मैं कभी नहीं, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। बगावत हुई तो अब जिन लोगों को घर छोड़ना था, जिनने 15 करोड़ 20 करोड़ रुपये लेने थे, तो उनने कुछ तो बहाना करना ही था। हमारे पहाड़ों में कहते हैं ना, निखान बारीक छची गाजर। किसी बहू को, पहले अब तो नहीं है वो रिवाज हमारे, लेकिन हमारे जवान होने तक बहुत था कि औरतें घर छोड़ के भागती थी, बहुएं। तो कहती थी, एक कहावत थी, निखान बारीक छची गाजर। तो जिस बहू को नहीं रहना है जिस घर में, वो कहती थी ये मेरी सास मुझे दाल रोटी नहीं देती, छच्चियाँ देती है और गांजड़ी देती है भटकी। आज के दिन में तो गांजड़ी बहुत पौष्टिक मानी गई है, बहुत रेयर मिल रही है और बड़ी एक्सक्लूसिव मिल रही है, लेकिन उसमें वो बड़ी हेय समझी जाती थी। तो कहा जाता था कि वो बहू इसलिए गई कि उसको उसकी सास जो है छच्चियाँ और गांजड़ी दे रही है। तो जो लोग सरकार में थे, खुद मुख्यमंत्री थे, उनको और मंत्री थे, उनको रंजीत रावत क्या कर सकता था, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उनको जाना था, वो हरीश रावत जी को, उनके नेतृत्व को नहीं पचा पा रहे थे, इसलिए जाना था। और जो बीजेपी ने बहुत बड़ा लालच उनके सामने रख दिया था, 20-20 करोड़ तक नगद दिए गए एक एक विधायक को। जो विधायक आज भी कांग्रेस में हैं, उनको अप्रोच किया गया, उनके घरों तक पैसा पहुंचाया गया। मैं नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं उन अपने साथियों को जो उतने बड़े लालच के बाद भी नहीं गए। और लेकिन जो चले गए, वो अगर मेरे बहाने से गए तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि मुझे महत्व दे गए जाते जाते कि मैं भी कुछ उस राज्य में। अभी जो गए हैं उनके वापस आने की भी चर्चाएं चल रही हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए पीयूष जी, न तो मुझे पूछ के गए थे, न मुझे पूछ के आएंगे। ये तो पार्टी सिस्टम है, पार्टी में अलग अलग फोरम पे अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। कहाँ क्या निर्णय लिया जाएगा ये मुझे नहीं पता। मुझसे कुछ पूछा भी जाएगा तो वो निर्णय मैं बता नहीं पाऊंगा मीडिया को, क्योंकि पार्टी के जो निर्णय इस तरह के होते हैं उनको मीडिया में पहले एक्सपोज नहीं किया जाता है। तो मैं ना वो तब मुझसे पूछ के गए थे, ना मुझसे पूछ के अब वो आएंगे। आखिरी सवाल, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, जो मान सम्मान उनका था वो उनको अब ना तो वहां मिला जो दिखने में आ रहा है, ना यहाँ मिलेगा। पौड़ी लोकसभा सीट से कौन कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी हो सकता है? देखिए ये अभी प्रोसेस में है। हमारे ऑब्जर्वर अभी गए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, अब सीसी की बैठक होगी। और जो मुख्य नाम हैं, जिन लोगों ने हमें भी अप्रोच किया है कि हमको लड़ाना चाहिए पार्टी को करके, उनमें सुरेंद्र सिंह नेगी, गणेश गौंदियाल, राजेंद्र भंडारी और मनोज रावत जो विधायक है हमारे केदारनाथ से इस समय, ये नाम ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं। इन्हीं में से कोई होगा। राज्य की मौजूदा सरकार, मतलब जो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार है, उसके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, ये प्रश्न आपका बहुत सही है, लेकिन आप बिल्कुल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मेरा तो संतुष्ट होने का मतलब ही नहीं है उनके परफॉर्मेंस से उनके, लेकिन ये प्रश्न आपको आम आदमी से करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार जिसे कहा गया कि बस 4 चांद लग जाएंगे, आज वो सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी लोन लेकर के दे रही है। डेवलपमेंट के काम तो छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट अगर आपको देखना है तो आप रामनगर से यहाँ तक आए हैं, इस रोड को ही देख लीजिएगा। ये रोड हमने 2006 में स्वीकृत करा दी थी, एडीबी से 42 करोड़ रुपया तब इसमें लगाया था। उसके बाद ये तब ये हॉटमिक्स हो गई थी, बढ़िया हो गई थी, आज ये बिल्कुल उजाड़ हो गई है। तो इसी से आप आंक सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न आम आदमी से आपको पूछना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा, इतने साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, 18 साल 19 साल हो गए हैं लगभग, क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई है? जो जिन चीज़ों पर सरकार ने अभी तक काम नहीं किया, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन पर दिन पलायन बढ़ता जा रहा है पहाड़ों से। देखिए पीयूष जी, अगर आप आकलन करेंगे और गहराई से करेंगे तो फर्क आया।
राज्य बनने के बाद राज्य के अंदर संपन्नता बढ़ी है और रोजगार भी बढ़ा है और पलायन का भी पैटर्न चेंज हुआ है। पहले हमारा पलायन दिल्ली, बॉम्बे जैसे महानगरों की तरफ था। आज हमारा पलायन, मैक्सिमम पलायन इन स्टेट है। अब हम पहाड़ों से उतर के फुटहिल को आ रहे हैं। वो सरकार की चूक वहाँ ये रही कि सरकार ने जो आधारभूत सुविधाएं सरकार ने पहाड़ों में उपलब्ध कराई, आपके स्कूल भी बनाए, लेकिन स्कूलों तक टीचर को और डॉक्टर को ले जाने में सरकार नाकाम रही, क्योंकि उसमें जितना नाकामी सरकार की है उतनी नाकामी हमारे टीचरों की और डॉक्टरों की भी है, उनके हिस्से भी जानी चाहिए। क्योंकि किसी भी डॉक्टर को आप, जैसे हमारा श्रीनगर कॉलेज में हमने काम 25,000 रुपये में डॉक्टरी कराएंगे, 25,000 रुपये सालाना की फीस पे, और उसमें एक बॉन्ड किया गया कि 5 साल उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर को पहाड़ में सेवा करनी होगी, नहीं तो उसको पूरी फीस देनी होगी। लेकिन आज डॉक्टर पूरी फीस दे जा रहे हैं और अपना पहाड़ नहीं जा रहे हैं। तो हमारी अपनी कमियां भी हैं, चाहे हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे डॉक्टर हों, चाहे हमारे दूसरे संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी हों, वो पहाड़ जाना नहीं चाहते। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, पलायन पे बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे भी बुलाया जाता है कई जगह, मुझे कई जगह बुलाया गया, बॉम्बे में, दिल्ली में पलायन पे। तो मैंने तो एक जगह, मुझे जब मैं बेसब्र हो गया, मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा इससे बड़ी बेईमानी कोई हो नहीं सकती कि आप लोग पलायन पे चिंतन कर रहे हो और चिंतन करने वाले सारे लोग वो हो जो सब पलायन करके आ गए और प्रवासी हो, और चिंतन भी तुम दिल्ली, बॉम्बे में कर रहे हो। तुम चिंतन भी अगर अल्मोड़े में, पौड़ी में या कर्णप्रयाग में कर लेते तो वहाँ 2-3 दिन के लिए लोगों को रोजगार मिल जाता, चाय वाले को, होटल वाले को, सब्जी वाले को, बस वाले को, टैक्सी वाले को। तो मैंने कहा ये हमारा खाली बिलाप है और दिखावा है। सरकार को की भी फेलियर है। हम भी सरकार में रहे हैं 2 टर्म कांग्रेस में। उस एक कांग्रेसमैन के नाते मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमने जो करना चाहिए था पहाड़ों में, तिवारी जी के टाइम पे हमको विरोधी गुट कहा जाता था, जबकि हम हमेशा सरकार से इसलिए लड़ते थे कि आप सरकार के डेवलपमेंट को, निवेश को पहाड़ में ले चलिए। एक बार तिवारी जी से मेरी बहुत उम्मीद हुई, उन्होंने मेरे से कहा आप हमेशा लड़ते रहते हैं, मैं आपकी इतनी योजनाएं करता हूँ। मैंने कहा योजनाएं आप मेरी करते हैं या मैं अपने क्षेत्र की करता हूँ, कोई एहसान कर रहे हैं किसी पे? हमारा काम है। लेकिन मेरी लड़ाई आप पे मुद्दों वाली। इतनी बड़ा 30,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उस समय आया, वो सारे का सारा आपका पंतनगर में, काशीपुर में, हरिद्वार में, सेलाकुई में आकर के लग गया पूरे का पूरा। हमने कहा ठीक है, इंडस्ट्री के लिए ऊपर रोड नहीं है, आपका रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप इंडस्ट्री को तराई में लगाइए। लेकिन जो आप इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ खोल रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खुली उस समय, चाहे देवभूमि यूनिवर्सिटी खुली, या करीब 13-14 यूनिवर्सिटी उस समय खुली थी। हमने कहा यूनिवर्सिटियों को तो हम पहाड़ ले जा सकते हैं, इनको पहाड़ ले चलिए। आप आईटी की इंडस्ट्री को पहाड़ ले चलिए, आप हर्बिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे पहाड़ में काम करिए। तो वो हम नहीं कर पाए। दूसरी बार जब हमें मौका मिला, और ख़ासतौर पे जिसमें मेरी ज़्यादा चर्चा हो रही है, आप कह रहे हो, तो मैंने उसमें एक कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाया था स्मार्ट विलेज का। जहाँ मोदी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, तो हमने कहा हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे। हम पहाड़ में 4-5 हज़ार की आबादी के लिए एक स्मार्ट विलेज बनाएंगे, जिसमें एक छोटा मॉल भी होगा, एक बारात घर भी होगा, एक कम्युनिटी सेंटर भी होगा, एक जो है उसमें रिक्रेशन के लिए सिनेमा भी होगा, बारात घर टाइप भी होगा, और एक छोटी मार्केट होगी, ताकि जो बच्चे, आज मैंने एक कॉलेज खोला सल्ट में, स्कूल खोला, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग हैं ही नहीं उधर, और एक मैनेजमेंट कॉलेज खोला, तो बच्चा वहाँ बीएड बीबीए करने की बजाय वो रामनगर में करना चाहता है, क्योंकि रामनगर में उसको पिक्चर देखने को मिल जाती है, काशीपुर हल्द्वानी जाने को मिल जाता है, जो आजकल ट्रेंड है हमारे टीनेजर में, डेटिंग, हेटिंग, चैटिंग का, वो सब मिल जाता है। वहाँ उसको ना वाईफाई मिल रहा था, ना मॉल मिल रहा था, और फिर घर के लोग देख रहे थे सारे अगल बगल जानने वाले, तो वो दिक्कतें थी। तो वो हम नहीं कर पाए। हमने वो स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट जैसे ही आगे बढ़ाया, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शासन लगा दिया, हमें काम ही नहीं करने दिया गया। नहीं तो हम उसमें कुछ आगे बढ़ते। हमने करीब 15 जगह चयनित कर ली थी उसमें, जिसमें हमने एक सल्ट में भी रखा था। क्योंकि सर आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं अभी तक? क्यों हम इस पर? देखिए, अगर गैरसैंण में किसी ने कुछ किया तो वो हमारी सरकार ने किया। आप अगर आज के गैरसैंण को जाकर के देखेंगे, हमने गैरसैंण के लिए अलग से एक विकास बोर्ड बनाया, अथॉरिटी बनाई, और गैरसैंण में
पूरा विधानसभा भवन बना दिया। देहरादून में विधानसभा भवन नहीं है, जहाँ विधानसभा चल रही है वो सीडीओ ऑफिस है, वो सीडीओ ऑफिस का अधिग्रहण करके उसमें विधानसभा चल रही है। लेकिन देहरादून की विधान भवन जो है गैरसैंण में बना हुआ है। विधायकों के आवास वहाँ बन गए, अधिकारियों के आवास बन गए। अब सचिवालय को बनने की बारी थी तो हमको लोगों ने, हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते, लोगों ने हमारी मंशा को ही नहीं समझा। हम वहाँ पूरी विधानसभा बना रहे थे पूरी की पूरी, फिर हम शिफ्ट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक लोगों को आदत भी हो जाती, जो लोग विरोध करते थे गैरसैंण का, उनको आते जाते वहाँ पसंद आने लग गया था। तो हम उसी तरफ जा रहे थे, तो लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं। तो क्या मौजूदा सरकार से आपकी मांग? बिल्कुल हमारी मांग है, हमारी मांग ही नहीं है, हमारी भावना है। उत्तराखंड आंदोलन की आत्मा है गैरसैंण, और हमने हर बार उसमें पार्टी लाइन से बाहर जाके लड़ाइयाँ लड़ी। कहीं पर पार्टी लाइन आड़े आई तो उससे भी बाहर जा करके हमने कहा नहीं, गैरसैंण पे कोई समझौता नहीं है, हम पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी। बल्कि हमने यहाँ तक कहा अपने नेतृत्व से कि आप ग्रीष्मकाल में बना दीजिए कुछ साल, फिर हम जब हमें दम आ जाएगा हम कर लेंगे फुल प्लस उसको। लेकिन देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी है, ये तथ्य है। ये तो तथ्य है। आखिरी सवाल मेरा सर, 2022 में क्या अगर कांग्रेस सरकार में आती है, सपोज कीजिए अगर आती है, तो क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? देखिए मैं किसी का दावेदार नहीं हूँ। पार्टी जिस रूप में मेरी उपयोगिता को समझेगी मैं सेवाएं देने दूंगा, चाहे वो विधायक के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, या एडवाइज़र के रूप में हो, या सुपरवाइज़र के रूप में हो, उसमें कोई वो नहीं है। हम पार्टी मैन हैं, कभी कोई दूसरी पार्टी न देखी न उसके बारे में सोचा है अभी तक, तो पार्टी लाइन पर काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आपने हमारा ये इंटरव्यू पूरा देख लिया है तो अब आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को दूर तक फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।